नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में हम उन तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं जिनका सरोकार आपसे है और हमसे है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हरियाणा के आशा वर्कर और सरकार के बीच बात बन गई है। हम आपको भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा में खिलाड़ियों पर धन वर्षा क्यों हो रही है। इसके अलावा हम दिखाएंगे पंजाब में कैसे हुआ रिश्तों का कत्ल। लेकिन सबसे पहले बिग न्यूज़ बिग शो में हम बात करेंगे उस जंग की जिसने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की। इस जंग से पूरी दुनिया में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास की ये जंग कम होने की बजाय लगातार नए नए पहलुओं को लेकर और तेज होती जा रही है। इजराइल लगातार गाज़ा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और अब इजराइल ने कहा है कि वो गाज़ा में घूमने की ख्वाहिश रखते हैं और वो जल्द ही गाज़ा को अंदर से देखेंगे। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने दिया है। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, इसका इस जंग पर क्या असर पड़ेगा और गाज़ा को जो अंदर से देखने की बात कही जा रही है, अब इससे इस नए परिप्रेक्ष्य में क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे, ये जानने की कोशिश है हमारी ये रिपोर्ट। पिछले 14 दिनों से इजराइल और हमास की जंग जारी है। युद्ध महायुद्ध का रूप ले चुका है और पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इजराइल का हमला तेज होता जा रहा है। इजराइल एक साथ जमीन, आसमान, समंदर से 13 अटैक कर रहा है और अब तो इजराइल ने गाजा के अंदर घुसने की तैयारी कर ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने सैनिकों से अलर्ट रहने को कहा है और यह भी कहा गया है कि सैनिकों को अगला आदेश किसी भी वक्त मिल सकता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो गाजा को अंदर से जरूर देखेंगे, यानी इजराइल ने गाजा में घुसकर हमला करने का पूरा मन बना लिया है। गाजा सीमा के पास तैनात सैनिकों ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि वो जल्द सेना को गाजा में घुसने का आदेश देंगे। दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर के पास तैनात गोलानी सैनिकों से मिलकर कहा कि इजराइल जंग जीतने के रास्ते पर है। पूरा इजराइल सेना के साथ है और हम अपने दुश्मनों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस दौरान इजराइल ने गाजा में मौजूद सबसे पुरानी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोर्फिरियस चर्च पर हमला किया है। इसमें अब तक करीब 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं कई शव अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। गाजा का ये चर्च करीब 900 साल पुराना था। इसे 1150 के दशक में बनाया गया था। उधर अमेरिका लगातार इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल के लिए संकट मोचक का काम कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कॉर्नी ने 3 मिसाइलों को रोका है। पेंटागन ने बताया कि यमन से हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइल और कई ड्रोन लॉन्च किए थे। ये यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे आशंका जताई गई कि हूती विद्रोही इजराइल पर हमला करने की फिराक में थे। वहीं दूसरी तरफ इस जंग को लेकर अमेरिका और रूस में तनातनी भी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमास और पुतिन में कॉमन बात यह है कि वो दोनों अपने पड़ोस में मौजूद लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि अगर अमेरिका पीछे हट गया और हमलावर सफल हो गए तो दूसरे लोग भी आगे चलकर ऐसी कोशिश कर सकते हैं, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। बाइडेन ने कहा, हमास दुनिया में बुराई फैलाना चाहता है। इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी काम बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को आजाद करवाना है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी लीडरशिप ने ही इस दुनिया को बांधे रखा है। अमेरिका के सहयोगी ही अमेरिका को सुरक्षित रखते हैं। बाइडेन ने कहा कि वो संसद में इजराइल और यूक्रेन की मदद के लिए अपील करेंगे।
पिछले 24 घंटों में करीब 307 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में अब तक 1524 बच्चों की मौत। गाजा में 1444 महिलाओं की मौत हुई। इस युद्ध में कुल 4900 लोगों की मौत। गाजा पट्टी में करीब 12,000 घर तबाह हुए। इजराइल हमले में गाजा में 12,000 से ज्यादा लोग घायल। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खिलाड़ी जब अपना हुनर दुनिया के पटल पर दिखाते हैं तो वहां पर तिरंगा लहराया जाता है और उस वक्त पूरे देश के सभी वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपने दिल में ये तमन्ना रखता है कि वो एक दिन तिरंगे को पूरे विश्व के पटल पर लहराए। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले ऐसे खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका संबंध हरियाणा से है। करनाल में एक शानदार आयोजन किया गया। क्या था पूरा माजरा, आइए हमारी देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। किसी के मुक्के ने सोना बरसाया, किसी ने मिट्टी के खेल में तिरंगा लहराया, तो किसी ने हॉकी स्टिक से देश की आन बान और शान में 4 चांद लगा दिया। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, तो अभिनंदन भी ऐतिहासिक हो रहा है। एशियन गेम्स खत्म होने के बाद ही खिलाड़ियों का दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। हर हिंदुस्तानी अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व कर रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अपने खिलाड़ियों के स्वागत में खजाना खोल दिया। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए करनाल के कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हुआ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी खिलाड़ियों पर धनवर्षा करते हुए सम्मानित किया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए दिए गए। सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ की राशि दी गई, जबकि देश की झोली में कांसा डालने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए इनाम दिए गए। इसके अलावा पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर भी दिया गया। वहीं एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करते हुए 7.5 लाख रुपए दिए गए। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गर्व जताया। इसके साथ ही उन्होंने धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान और धाकड़ हरियाणा का नारा भी दिया। आज हरियाणा की शान बने ये मेडलिस्ट खिलाड़ी, इनको यहाँ आज जो इनका पारितोषिक है, जो इनका इनाम है, वो बांटा गया है। इनके जो सर्टिफिकेट है वो इनको दिए गए हैं। इनका अभिनंदन सबका किया गया है। कुल प्रदेश के 44 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने या तो इंडिविजुअल में या टीम के रूप में मेडल के हिस्सा बने हैं। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिसके अंदर आज 22 खिलाड़ी तो स्वयं उपस्थित हुए हैं। और हमें जैसे जानकारी है कि बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोई ना कोई कारण रहता है, कोई प्रैक्टिस में है, कोई बाहर अभी गया हुआ है, कोई और खेलों में लगे हैं, तो उनको भी सबको सम्मानित करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो राशि है वो सबको पहुंच जाएगी। और कोशिश करेंगे कि अन्य किसी कार्यक्रम में बाकी लोगों को भी बुला करके उनको प्रत्यक्ष सम्मानित किया जाए। हरियाणा खेलों का हब है और इस हब में और ज़्यादा सुविधाएं लोगों खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई जाएं, ताकि नई पनीरी, जो नई नर्सरी, वो भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़े। 1100 नर्सरीज हमने चला रखी हैं, जिसमें हर एक में 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे होते हैं, तो उनका एक जो ट्रेनिंग है बचपन से शुरू हो जाती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10 खेलो इंडिया केंद्र का शिलान्यास किया है, जिससे प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया के कार्यक्रम के नाते कुछ केंद्र केंद्रीय सरकार की ओर से हमको वो मिली है, सैंक्शन मिली है। 10 केंद्रों का तो आज उद्घाटन किया है। 5 केंद्रों का उद्घाटन और कुछ महीने के बाद हो जाएगा। और 7 स्थानों के लिए मैंने अपील की है केंद्रीय मंत्री जी को कि वो जिले बचे हैं तो उनमें भी एक केंद्र हो जाए। 22 के 22 जिला केंद्रों में अगर खेलो इंडिया के केंद्र बनते हैं तो खेलो इंडिया का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है हमारे यहाँ पंचकुला में पिछले साल हुई थी, इसके अंदर और भागीदारी हमारी बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत तो नहीं कर पाए, लेकिन वीडियो संदेश जारी कर हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा की खेल नीति कि आपने एक के बाद दूसरे ऐसे अवसर प्रदान किए, क्योंकि भारत सरकार ने तो अभूतपूर्व काम किया ही है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया कैंपेन चलाया, उसके अंतर्गत
यहाँ पर खिलाड़ी को बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि रहना, खाना, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया एलीट खिलाड़ियों को जेब खर्च देती है। और जो हमारे कोर ग्रुप, जो हमारे डेवलपमेंट ग्रुप के भी खिलाड़ी हैं, उनका भी रहना, भोजन, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार और 3 लाख रुपया जेब खर्च देती है। तो वहीं पर हमारी एक्रेडिटेड एकेडमीज के खिलाड़ियों को 6,20,000 रुपया साल का एक एक खिलाड़ी पर अलग से खर्च करती है। हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 59 साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनमें भी हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें से बहुत सारे हरियाणा में भी हैं। वहीं इस सम्मान समारोह के बाद हरियाणा के हीरो गदगद नजर आए और उन्होंने मान सम्मान के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया किया। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति को सबसे बेहतर करार दिया। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी 2018 में जो हमारा सिल्वर मेडल रहा था, तो हमारा एक ही टारगेट था कि अभी मेडल रीगेन करना है। और चाइनीज ताइपे की टीम भी बहुत अच्छी थी। हमारा पुल में भी एक मैच हुआ था जो कि टाई रहा था, तो फाइनल मैच हम 1 पॉइंट से विन कर गए। देखिए, मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। और कर रही खेल नीति की बात, तो हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत सबसे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छी खेल नीति है। तो हमारे नेक्स्ट जो भी नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट रहेगी उसकी तैयारियां करेंगे। और बाकी सभी को ये बोलना चाहूंगी कि जो भी प्लेयर कबड्डी की या कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो अपना एक फोकस लेके चले ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर सकें। बहुत प्राउड मोमेंट था। हमारे इवेंट में फर्स्ट टाइम इंडिया का मेडल आया है हिस्ट्री में, तो बहुत प्राउड मोमेंट था। बेसिकली मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो स्टार्टिंग से मेरे लिए विराट कोहली मेरे आइडल थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हर मैच में वो जिस हिसाब से परफॉर्म करते हैं और ट्राई करता हूँ। शतक देखा होगा फिर तो कल 100%। तो बस वही ट्राई करता हूँ कि उस लेवल तक जाना है। 2 दिन बाद हम एशियन चैंपियनशिप्स के लिए निकल रहे हैं कोरिया में, जहाँ पे ओलंपिक कोटा प्लेसेस है, तो सारा फोकस उसी पर है। आपको बता दें कि करनाल के सम्मान समारोह में कुल 81 करोड़ रुपए की राशि दी गई और 44 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एशियन गेम्स में हरियाणा के इस प्रदर्शन से हर हरियाणा वासी गर्व महसूस कर रहा है और अब ओलंपिक खेलों में हरियाणा से उम्मीद बढ़ गई है। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्य समाचार। देश में अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। ये सपना अब साकार होता नजर आ रहा है और इसकी शुरुआत भी मानो हो ही गई है। वो सपना जो नरेंद्र मोदी ने देखा था, आज उन्होंने ही हरी झंडी दिखाकर इस सपने को पूरा होते हुए भी देखा। क्या है रैपिड रेल, कहां से चलेगी, कहां तक जाएगी और इसकी विस्तार की क्या क्या योजनाएं हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये विस्तार पूर्वक रिपोर्ट। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न मोर्चों पर काफी तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में RRTS प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और अब भारत को पहली रैपिड रेल मिल गई है। दिल्ली NCR और मेरठ के बीच सफर करने वाले यात्रियों का काफी समय बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है। PM मोदी ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। इस ऐप से रैपिड रेल की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही PM मोदी ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा और फिर PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन की महिला स्टाफ से बातचीत की। रैपिड रेल की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, इस रेल में कई शानदार सुविधाओं को शामिल किया गया है ताकि यात्रियों को सफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये RRTS प्रोजेक्ट है क्या और किन किन स्थानों पर ये ट्रेन चलाई जाएगी। क्या है RRTS प्रोजेक्ट? रैपिड रेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल। फेज 1 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी ट्रेन। पहले फेज में 17 किलोमीटर एरिया में चलाई जा रही है ट्रेन। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर में से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इसे दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। ये अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे शहरों को दिल्ली से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। शुरुआत में 10 से 13 ट्रेनें इस ट्रैक पर चलेंगी। ये सफर महज 11 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। सेकेंड फेज में ये ट्रेन मेरठ दक्षिण स्टेशन तक चलाई जाएगी।
साल 2025 में संपूर्ण कॉरिडोर दिल्ली मेरठ पर रैपिड रेल दौड़ेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रैपिड रेल की खासियत और सुविधाएं क्या-क्या होंगी। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। इन सुविधाओं से लैस होगी रैपिड रेल। ये ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड पर डिजाइन की गई है। इतनी गति से दौड़ने वाली ये देश की पहली ट्रेन होगी। रैपिड ट्रेन में कुल 6 कोच हैं। इसमें एक कोच प्रीमियम और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्व है। सामान्य कोच में 72 और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध हैं। पूरी ट्रेन में एक बार में 1700 यात्री सफर कर सकेंगे। खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। रैपिड रेल में लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी। डायनेमिक रूट मैप की सुविधा होगी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसमें व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी रखने की सुविधा है। प्रीमियम कोच यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम लाउंज दिया जाएगा। प्रीमियम कोच में एक वेंडिंग मशीन भी होगी। सभी रैपिड एक्स स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। गाजियाबाद स्टेशन पर एक खोया और पाया केंद्र स्थापित किया गया है। रैपिड रेल डबल सिक्योरिटी से लैस होगी। स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल करेगा। दिल्ली में सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर रहेगा। प्रत्येक स्टेशन पर एक पुलिस पोस्ट होगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ तक बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रखी थी। अप्रैल 2023 में NCRTC ने रैपिड रेल का नया नाम रैपिड एक्स घोषित किया था। लेकिन अब RRTS की सभी ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल इसका फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है, जो गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबा है। इससे दिल्ली और आसपास के रहने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में पिछले कई दिनों से आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स और सरकार के बीच अब सहमति बन गई है और ज़्यादातर जो उनकी मांगे थी मान ली गई हैं। क्या मांगे थी और अब आशा वर्कर्स का आगे क्या रुख रहेगा, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। 70 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच आशा वर्कर्स और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आशा वर्कर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में ज्यादातर मांगों पर आशा वर्कर्स की सहमति बन गई है। प्रदेश में आशा वर्कर्स की हड़ताल खत्म होने के साफ संकेत मिल गए हैं। अभी उसके लिए हम अपनी राज्य कमेटी में बातचीत करेंगे और हम पक्के तौर पे कुछ मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपील की है कि आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। हमारी आदरणीय जो ACS मैडम है, उन्होंने भी मिशन डायरेक्टर, उन्होंने भी हमसे अपील की है कि काफ़ी दिन हो गए आंदोलन को। हम भी समझते हैं कि 73 दिन से हमारी जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे थी। अब त्योहारों का मौसम है, हमें अपने काम जाके संभालने चाहिए। हमारे मोटे तौर पे ऐसी समझ है। भी हम ये मानते हैं कि चलो 73 दिन बाद सरकार ने हमारी बातचीत सुनी है और कुछ मांगों पे हमारी तो दिल्ली कूच को लेकर जो 30 अक्टूबर की बात कही वो दिल्ली कूच हमारा राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पे है। और जैसा कि यहाँ इस मीटिंग से भी निकल के आई है बातचीत
कि ये केंद्र की स्कीम है और यदि कोई कर्मचारी बनेंगी आशा वर्कर्स तो वो केंद्र सरकार ही उनको कर्मचारी बना सकते हैं और उसके लिए हमारा केंद्र जो कूच है 30 अक्टूबर का दिल्ली का वो बिल्कुल रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे काम रुके हुए थे तो हमें अब मोटे तौर पे ये लगता है कि हमें अपने काम पे लौट जाना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स पिछले 73 दिनों से प्रदेश भर में धरना दे रही थी। आखिरकार आशा वर्कर्स की मांग क्या है, ये हम आपको बताते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए, 2018 के समझौते को लागू किया जाए। आशा वर्कर्स ने ईएसआई और पीएफ की मांग की, रिटायर्ड की उम्र 65 साल करने की मांग भी उठाई, सरकारी कर्मचारी बनाने की भी मांग शामिल है। बैठक के बाद सरकार की ओर से रिटायरमेंट बेनिफिट देने की बात कही है। अब प्रदेश सरकार की ओर से आशा वर्कर्स को 2 लाख तक का रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री के ओएसडी ने दी। देखिए, ये भी पहला है कि अभी तक रिटायरमेंट पे कहीं भी आशा वर्कर को कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री ने एक दयालु योजना चला रखी है, उसमें किसी की भी मृत्यु होती है 2 लाख तो हम प्रत्येक व्यक्ति को अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है देते हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो हमारा अंत्योदय परिवार जिनको कहते हैं या जो गरीब परिवार कहते हैं या जिनकी आय 3 लाख से नीचे है, उनके लिए डिफरेंट स्कीम चलाई है और हर हालत में जो मैं मानता हूँ 1,80,000 तक की आय वाले व्यक्ति को तो शिक्षा फ्री है, मेडिकल सुविधा फ्री है, राशन एक तरह से फ्री है। तो जो बेसिक आवश्यकता आपकी होती है किसी भी व्यक्ति की, खाना और स्वास्थ्य और पढ़ाई, इन सब चीज़ों को ले, और इवन वहाँ तक बिजली भी, क्योंकि बिजली का भी जो रेट है वो जो जितनी इनको चाहिए होती है वो 2 रुपये से लेकर 2 रुपये 50 पैसे तक की यूनिट के केवल हमारे यहाँ प्राइस है, जो कि पूरे देश में सबसे सस्ते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बैठक में किन किन मांगों पर सहमति बनी है। आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया गया। आशा वर्कर्स का मानदेय सरकार ने 4,000 से 6100 किया। रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए दिया जाएगा। आशा वर्कर का चिरायु का कार्ड बनेगा। दिल्ली कूच का निर्णय राष्ट्रीय फेडरेशन का आह्वान है। 30 अक्टूबर को आशा वर्कर दिल्ली कूच करेंगी। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद प्रदेश में आशा वर्कर्स की हड़ताल खत्म होना लगभग तय है। हड़ताल खत्म होने का केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुछ योजना का लाभ केंद्र की ओर से दिया जाएगा, जिसके लिए आशा वर्कर्स 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच करेंगी। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। कहते हैं जड़, जोरू और जमीन के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इस जुमले की बानगी पंजाब में जालंधर में देखने को मिली, जब एक शख्स ने अपने माँ बाप सहित अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मसला, ये दिखा रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब का ये घर कब्रगाह बन गया। इस घर से एक साथ 3-3 जनाजे निकले और इस घर को शमशान बनाया घर के ही एक बेटे ने। माफ करिएगा, इन तस्वीरों को हम साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये तस्वीरें रिश्तों के कत्ल की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में इंसान अपनों का ही खून पीने पर आमादा है। अब इस काली कहानी की सच्चाई आपको तफसील से बताते हैं। पंजाब के जालंधर में एक बेटे ने लाइसेंसी हथियार से परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसने अपने पिता की हत्या कर दी, मां को मार डाला और भाई के सीने में गोली दाग दी। घंटा पहला मौके पे आया। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਬੜੇ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਟਾਵਰ ਇਨਕਲੇਵ ਫੇਸ 3 ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 175 ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਅਮਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗਗਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀ ਆ .22 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ 4-5 ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਆ ਜੀ। ਮਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਨਾਲੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਜੀ। अब जरा इस ट्रिपल मर्डर की वजह भी जान लीजिए।
पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे हरप्रीत को अपने पिता जगबीर सिंह के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद आरोपी हरप्रीत ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से 2-2 गोलियां मारकर अपने पिता जगबीर सिंह, मां अमृतपाल कौर और भाई गगन की हत्या कर दी। आरोपी बेटा सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और कुछ दिन से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी बेटे ने तकरीबन 7 गोलियां चलाकर इस तिहरी हत्याकांड को अंजाम दिया। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वारदात के बाद आरोपी हरप्रीत फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश जारी है। नहीं हिरासत नहीं हले ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦਾ 7 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। बहरहाल इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है। हर किसी के जहन में सवाल कौंध रहे हैं कि कोई जमीन के लालच में अपने माँ बाप भाई की हत्या कैसे कर सकता है। बहरहाल ये देखना होगा कि आरोपी की गर्दन तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचते हैं। जालंधर से नकुल शर्मा, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो को फिलहाल अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है, बने रहे हमारे साथ।